पहला प्रश्न मेरा यही है कि इस लड़ाई में आप अपने आप को कहां देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि इस बार का विधानसभा चुनाव आपके लिए भी अग्नि परीक्षा है? जब अजित पवार उधर चले गए हैं, शिंदे साहब उधर चले गए हैं, मतलब पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बदल गया है। दो क्षेत्रीय पार्टियां एनसीपी और शिवसेना दो फाड़ हो गई हैं। बीजेपी उनकी तरफ है, कांग्रेस आपके साथ है। क्या ये चुनाव शरद पवार जैसे दिग्गज के लिए भी अग्नि परीक्षा है? मुझे अग्नि परीक्षा लगता नहीं, ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो हमारे कुछ साथियों ने अलग डिसीजन ले ली, राजनीति में डिसीजन लेने का अधिकार है, मगर चुनकर आने के बाद एक पार्टी के सिंबल पर, इस पार्टी के प्रोग्राम पर, लीडरशिप पर आने के बाद फिर वो छोड़कर दूसरे जगह जाना और जिनके खिलाफ राजनीति की कई सालों से इनके साथ बैठना, इनके साथ एसोसिएशन रखना, ये आम जनता को पसंद नहीं होता और इसकी कीमत ऐसे करने वालों को आज न कल देनी ही पड़ती है। वो मद्देनजर रखते हुए हमारी सोच ये है कि ये इलेक्शन में लोग ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे और इसका एक ही एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। 6-7 महीने पहले देश का लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा का चुनाव हुआ तब इससे पहले 5 साल पहले जो लोकसभा का इलेक्शन था, चुनाव हुआ था, तो क्या स्थिति थी हमारी ये स्थिति थी, मेरे पार्टी को 4 सीट थी और कांग्रेस को पूरे स्टेट में 1 सीट थी। इतनी हमारी हालत बुरी थी। मगर 6 महीने पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ, वहाँ हम दोनों को, हम तीनों को 31 सीट के लिए आउट ऑफ 48। अच्छा, जहाँ तक मेरी पार्टी है, मैंने खाली 10 सीट कांटेस्ट की, 10 से 8 जीते। तो स्थिति में परिवर्तन कितना आया? तो पार्टी टूटी थी, जो लोग बाहर गए थे, जो लीडर के साथ जाकर बैठे वो इनके साथ बैठे थे। ये सब होने के बाद लोगों को लगता है कि हमारे पार्टी को एक जबरदस्त कीमत देनी पड़ेगी, मगर वैसी स्थिति हुई नहीं। लोगों ने हमें जबरदस्त समर्थन दे दिया। 10 में से 8 आप ही ने बताया आपकी पार्टी ने जीती। अजित पवार फेल होते हुए नजर आए, लेकिन पवार वर्सेस पवार में जनता ने सर क्लियर मैंडेट दिया कि वो आपके साथ है। लेकिन सेना वर्सेस सेना वाली लड़ाई में शिंदे साहब का स्ट्राइक रेट बेटर है, हालांकि सीट उद्धव ठाकरे की ज्यादा है। तो मतलब एक तरफा नहीं गया विरासत की जो पॉलिटिक्स है। क्या वो असल लड़ाई रहेगी आपके लिए? क्योंकि शिंदे साहब की स्ट्राइक रेट उद्धव ठाकरे से बेटर थी, हालांकि उद्धव जी की सीट ज्यादा थी। मुझे लगता है कि आज भी पॉलिटिकल पार्टी आप देखेंगे तो पार्टी का संगठन उद्धव ठाकरे के पास जितना है उतना शिंदे साहब के पास बिल्कुल नहीं, कंपैरिजन नहीं। एक दूसरा कमिटेड कार्यकर्ता वर्कर उद्धव ठाकरे के पास है, शिवसैनिक बहुत कमिटेड होता है और ये सब जबरदस्त ताकत आज उद्धव ठाकरे के साथ थी। हाँ, शिंदे साहब के साथ गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टरशिप है एंड ट्रिमेंडस फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, ये हम लोग देखते हैं। मगर इससे पूरा काम होता नहीं। वे कुछ चंद कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करना, उनका खुद का डिस्ट्रिक्ट थाना और उस एरिया में, वहाँ मैं समझ सकता हूँ। पूरा स्टेट का नक्शा देखेंगे तो ये स्थिति उनकी होगी नहीं, वहाँ उद्धव ठाकरे की स्थिति अच्छी होगी। तो उद्धव ठाकरे को सीएम फेस क्यों नहीं बनाया सर आप लोगों ने? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आप लोगों ने क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया? किसी को भी सीएम चेहरा क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया? क्या सोच? जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हमारा चुनाव लड़ने के लिए सामने जाता था, तब हमने प्रोग्राम पर ध्यान दे दी। चुनाव जीतने के लिए
बाकी कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। हमने सीधी बात तय की कि चुनाव के बाद बैठकर जिनके साथ लोग ज़्यादा है उसको मद्देनजर रखते हुए हम करेंगे। तो आप ये देखिए कि उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हुए, मुझे मालूम नहीं आपको मालूम है कि नहीं उस समय की स्थिति। पार्टी की मीटिंग हुई थी, मेरे साथ उद्धव ठाकरे बैठे थे और सवाल उठाया गया कि आगे का चीफ मिनिस्टर कौन होगा। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। मैंने उद्धव का हाथ पकड़ा और ऐसे हाथ किया, ये हो जाएगी। उद्धव ने खुद डिमांड नहीं की थी, किसी ने किसी की नाम लिया नहीं था, नाम मैंने प्रपोज किया। मैं खुद मेंबर भी नहीं था, मैं राज्यसभा में था, मगर ये प्रपोजल लोगों ने एक्सेप्ट किया और उद्धव जी महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर बने। तो फॉर्मूला यही रहेगा कि जिस पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक होंगे उस पार्टी से सीएम बने। हो सकता यही हो सकता है। लाड़की बहन योजना कितना बड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि ये इस जो मौजूदा सरकार है वो बहुत काउंट कर रही है, महिलाओं के पास सीधा पैसा पहुंच रहा है। लाड़की बहन योजना जो इस सरकार की चल रही है, क्या वो गेम चेंजर होगी? इसका दम महायुति भरती है। इसका कुछ न कुछ असर पैसे जिन्हें मिले हैं, इसका कुछ न कुछ असर हो जाएगा, मगर इतना नहीं हो जाएगा। हम पूछते हैं, अभी 2-3 दिन पहले एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाता था और खेतों में एक 15-20 महिला काम करती थी। मैंने गाड़ी रोकी, इन महिला को बुलाया, पूछा कि लाड़की बहन का पैसे मिले क्या? तो कोई 15 या 20 थे, इनमें से 70% महिला ने कहा कि हमें मिला। ये आप खुश हो गए? बोले बिल्कुल खुश हैं। ये क्यों? मुझे ईडी और आई की कीमत कहाँ से कहा गई? अनाज बनाने के लिए जो चीजें रखते हैं सबकी कीमत कहा जा रही है। डीजल की कीमत क्या जा रही है? एक हाथ से आप देते हैं, दूसरे हाथ से आप निकलते हमारे देश से, इसका क्या फायदा है? महंगाई से कैसे देना? ठीक है, ये तमाम जी। हमारा बच्चा पढ़ कर आ गया, पिछले 2 साल से उनको नौकरी नहीं मिली, बेरोजगार है, इसके लिए क्या करते? पैसे दिए, वह पैसे से ऐसे इशू सब रिजल्ट होते नहीं। ये जवाब मुझे उस महिला ने दी। ठीक है, ये तमाम मुद्दे आपने गिनाए जो आपकी नजर में हावी रहेंगे, लेकिन एक असली नकली वाली लड़ाई भी जनता के मन में है। देखिए, अजित पवार का लोकसभा चुनाव में क्या हाल हुआ वो सबने देखा। आपकी पार्टी ने, एनसीपी शरद गुट ने बहुत अच्छा किया, लेकिन बारामती में जो अब, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो आपकी फैमिली की लड़ाई का गढ़ बन गया है। पिछली बार आपकी बेटी के खिलाफ अजित पवार ने अपनी पत्नी को, सुनेत्रा को उतार दिया। इस बार आपने अजित के सामने उनके भतीजे को उतार दिया है। तो क्या आप चाहते हैं कि पॉलिटिकली आप भी दिखा दे कि चाचा कौन है और भतीजा कौन है? तो सवाल नहीं थे, आपने मुझे जॉर्सन की बात की। कल के इलेक्शन में अच्छा हो गया, आप कैसे बराबर है। इससे पहले 3 इलेक्शन मेरी लड़की जीत कर आ गई थी। तो आज पार्लियामेंट में आप जाइए कि जो परफॉर्मेंस करने वाले जो पार्लियामेंट्री में, इससे उनका नाम है सर। पार्लियामेंट से उनका अटेंडेंस देखिए, 96% अटेंडेंस उनका होता है। वेरी सीरियसली पार्लियामेंट्री। और इसलिए लोगों ने उनको इससे पहले 3 बार सुना। इस समय ये बात सच है कि अजीत ने कुछ अलग लाइन ले ली, मगर लोगों ने नहीं ले ली। लोगों ने समर्थन दिया काम करने वाले को। आप बदला नहीं ले रहे उनसे? आप उनसे बदला नहीं ले रहे? नहीं, बदला क्या? पर कई लोग कह रहे हैं पोस्ट इलेक्शन, पोस्ट रिजल्ट क्या ऐसी कोई स्थिति बन सकती है कोई कि अजित वापस आए? अभी मैं देख रही थी सुप्रिया सुले जी ने अभी कहा है, आपकी बेटी ने, कि ये पॉसिबल नहीं होगा जब तक वो बीजेपी के साथ है। मेरा कहना है हमारे सब साथियों की क्लियर कट लाइन है। पर वो तो सर चले जाते हैं ना, उधर भी चले जाते हैं, फिर इधर भी आ जाते हैं, उनको तो कोई दिक्कत है नहीं। बीजेपी के साथ रहकर वह हमारे साथ बीजेपी को छोड़ कर आएंगे तो भतीजे को छोड़ेगी नहीं, क्योंकि मोदी साहब ने जब इन लोगों ने तय किया मोदी साहब के साथ जाने का, भोपाल से मोदी साहब ने
स्टेटमेंट दिया था कि जो स्टेटमेंट महाराष्ट्र में इरिगेशन स्कैम में जिन लोगों को, जो लोग इसमें है, ऐसे लोगों को छुटकारा नहीं होगे, ऐसे उन्होंने कहा। ये मोदी साहब ने कहने के बाद ये परिवर्तन हमारे साथियों को आ गया। और आज के अखबार लोक सत्ता, इंडियन एक्सप्रेस का मराठी वर्जन, इसमें छगन भुजबल सीनियर नेता जो अजीत साहब के साथ साथ है, उनका बयान आया है कि हम लोगों ने एक राजनीतिक लाइन ली क्योंकि ईडी हमारे खिलाफ थी, मुझे जेल में भेजा था। बाकी लोगों को जेल में जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए, इसीलिए हमने एक हमारा पॉलिटिकल एफर्ट बदला। ये आज के अखबार में अनाउंस हुआ है। तो आप खुद ही कह रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि ईडी के डर से किया है, ऐसे लेकिन क्या कहा। ऐसा उन्होंने कहा है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार किया है अजित पवार ने या छगन भुजबल ने, इन नेताओं ने, और इस वजह से, डर की वजह से वो उधर है? मेरे हाथ में कुछ नहीं, ईडी वालों के या बाकी जो इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी वो कैसे, मेरे हाथ में कुछ सबूत है, ऐसा मैं कह नहीं सकता। ठीक है सर, अब आखिरी के 2 सवाल करती हूँ जल्दी से। शरद पवार रिटायर हो जाएंगे, राज्यसभा का भी सांसद बनूंगा नहीं बनूंगा इस पर सोचूंगा, ये ख्याल क्यों आपके मन में आ रहा है? अब तो 84 की उम्र में 4 सभाएं आज भी कर रहे हैं, तो फिर जब फिट एंड वो हैं तो आप क्यों पॉलिटिक्स से क्यों अलग होना चाहते हैं, या चाहते हैं कि अच्छे से सुप्रिया को सब कुछ पास करें? पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग नहीं होगा, पार्टी संगठन से दूर नहीं होगा, चुनाव लड़ने से दूर होगा। अच्छा। और चुनाव क्योंकि मैंने 14 बार चुनाव लड़े, कितने बार कॉन्टेस्ट कर रहे, इतने बार चुनाव लड़े, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, बाई इलेक्शन, ये सब किया। अच्छा, ऐसे लगता है कि अभी नई पीढ़ी आगे कैसे आएगी, इस पर ध्यान देना, पार्टी का काम करना, पार्टी मजबूत करना। पार्टी एंड चुनाव, इसमें थोड़ा फर्क है। फुल एक्सक्लूसिवली कई राजनीतिक नेता ऐसे है, वो चुनाव लड़ते नहीं, वो पार्टी का काम करते, संगठन में ध्यान देते हैं। मैं उस रास्ते से जाना चाहता हूँ। पर इससे लोगों की भावनाएं भी, इमोशंस भी उठते हैं कि शरद भाव ऐसा बोल रहे हैं तो शरद जी के साथ जाना है। कई लोग मानते हैं कि इलेक्शन के टाइम आप ये बोलते हैं तो जनता आपकी तरफ आती है, तो ये एक स्ट्रैटेजी है। ये सच्चाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपकी तारीफ करते हैं। मैं अब शरद पवार जो इतने बड़े पॉलिटिशियन है महाराष्ट्र के, उनको डिकोड करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री तक आपकी प्रशंसा कर देते हैं, इसकी वजह क्या है? आपका क्या मतलब? उनकी इसमें स्ट्रेटेजी क्या है मैं समझ नहीं सकता। प्रधानमंत्री ऐसे बोलते, इस पर मेरा भरोसा नहीं। तो दूसरी एक बात है कि जब मैं केंद्र सरकार में काम करता था 10 साल, तब नरेंद्र मोदी स्टेट में काम करते थे जी। और उनका कांग्रेस के रिश्ते बड़े खराब थे। और इसी समय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार थी, कांग्रेस से रिश्ते उनके अच्छे नहीं थे। और उसी समय गुजरात का कोई भी इशू हो, स्टेट का, पॉलिटिकल नहीं, ऐसे समय मैं हमेशा उनको मदद करता था। मेरे घर आते थे कि ये समस्या है, ये पानी की समस्या गुजरात महाराष्ट्र इनकी है, इसे रास्ता निकालने के लिए मुझे मदद करो। तो ऐसे इशू पर मैं हमेशा उनको मदद करता था। दूसरी बात, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुझे कहा था कि आप और हम लोग देश के लिए हैं, हमारी जिम्मेदारी सभी राज्यों के हितों की रक्षा करना। राजनीति में लड़ाई करना सब करेंगे, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी स्टेट। और इसलिए आप गुजरात की भलाई के लिए मोदी जी से जिससे अच्छे दिखते हैं, उनके काम में ध्यान देते हैं, ये अच्छी बात है, आप ये करिए। जासूस कम्युनिकेशन सुनिए, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह से वो मैंने कंटिन्यू किया था। इसीलिए एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हमारा था,
इसलिए शायद कभी कभी वो बोलते, इससे ज्यादा नहीं। पोस्ट लोकसभा रिजल्ट्स राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता में आपको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपने लंबा सफर तय किया है? अभी तो मैं देख रहा हूँ कि वे ही जो स्पीकिंग, वे ही कैंपेनिंग, वे ही इंटरेक्टिंग विद वेरियस क्रॉस सेक्शन, बहुत सुधार है, बहुत सुधार है। बहुत सुधार है कहा। हाँ, आप यहाँ कई 4 दिन पहले यहाँ की मीटिंग उनकी हुई विजय शासन इंस्टीट्यूट के साथ, आप रिएक्शन लीजिए लोगों की, सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट है। सब्सटैंशियल इम्प्रूवमेंट, बहुत सुधार आप देख रहे हैं। आखिरी सवाल, अगर हंग असेंबली होती है, कोई ऐसी सूरत बन सकती है कि आप बीजेपी के साथ जाएं या महायुति की तरफ जाएं? सवाल ही पैदा नहीं, हंग असेंबली होगी नहीं, क्लियर गवर्नमेंट हमारा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शरद पवार जी हमारे साथ थे, जिनका ये कहना है कि हंग असेंबली होती हुई वो नहीं देख रहे हैं, वो कह रहे हैं महाविकास अघाड़ी की ही सरकार बनेगी। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अपने आप को चुनाव लड़ने से दूर रखना चाहता हूं, लेकिन पार्टी के साथ जुड़ा रहूंगा।